तो कल थोड़ी बहुत डिस्कस तो हमने कर लिया था, आगे बढ़ते हैं। तो क्या लिखना है? ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल। ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल। तो परफेक्ट है ना गाइस? ऑडियो वीडियो इधर तो सब कुछ ठीक है। अटेंडेंस लेना ना? यस सर। ओके। तो क्या डिस्कस किया था? आपको दो ड्रॉबैक्स लर्न करने होंगे और बड़े अच्छे से लर्न करने होंगे। सबसे पहले एटॉमिक मॉडल में बात होती है जे थॉमसन की। उसने बस एक बात सही बताई है ना, शेप, साइज और शेप सही बताए, बाकी बहुत कुछ अंदर की बात गलत थी। रदरफोर्ड ने भी काफी कुछ सही बताया, बट इसने भी कुछ तो गड़बड़ कर ही थी। इसने ऑल पॉसिबल रेडियस कहा था, विच इज रॉन्ग, और कुछ बातें ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया था जो आगे जाकर बोर ने और क्वांटम थ्योरी ने उसको एक्सप्लेन किया। फर्स्ट ड्रॉबैक है एटम की स्टेबिलिटी के रिगार्डिंग। तो लिखिए फर्स्ट रिगार्डिंग सर वीडियो ब्लर। आपके वहाँ वीडियो ब्लर आ रहा है अपने इधर? यस सर, ब्लर आ रही है। नहीं नहीं नहीं, ध्यान दें। सही आ रही है सर। सही आ रही है, समझ में आ जाता है इधर भी। तो अगर ब्लर आएगी तो सबके ब्लर आएगी। बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है। जिनके ब्लर आ रहा है तो समझ जाएं नेटवर्क वीक है आपके वहाँ। रिगार्डिंग स्टेबिलिटी ऑफ एटम, रिगार्डिंग स्टेबिलिटी ऑफ एटम। तो एटम की स्टेबिलिटी के रिगार्डिंग क्या ड्रॉबैक था, क्या कमी थी, सुनिए समझिए। तो पुरानी जो थ्योरी है ना, जो 19 सेंचुरी के आसपास की थ्योरी है, उससे भी पहले क्लासिकल थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। क्लासिकल थ्योरी के अकॉर्डिंग अगर कोई चार्ज पार्टिकल कैसा है, एक्सेलरेटेड है, कैसा एक्सेलरेटेड है, एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल क्या प्रोड्यूस करता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, है ना, EM वेव्स प्रोड्यूस करता है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव अपने साथ क्या कैरी करती है? एनर्जी। तो कुल मिलाकर क्लासिकल थ्योरी के अकॉर्डिंग, मॉडर्न थ्योरी तो कुछ और कहती है, पुरानी थ्योरी क्लासिकल थ्योरी के अकॉर्डिंग अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अबाउट रिवॉल्विंग कर रहा है तो रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन होता है। और वो एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूअसली, भाई ये म्यूट कर लें, कौन म्यूटेड नहीं है, म्यूट कर लें जानवी, ओके थैंक यू। तो इंपॉर्टेंट बात, इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेटेड होता है अगर वो न्यूक्लियस के अबाउट रिवॉल्व कर रहा है। तो रदरफोर्ड ने ये कहा था कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अबाउट ऑल पॉसिबल रेडियस में रिवॉल्व करते हैं, सर्कुलर ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करते हैं। और रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन, ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन होता है, और एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जनरेट करना चाहिए। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव अगर जनरेट करेगा तो इलेक्ट्रॉन क्या एमिट कर रहा है? एनर्जी। इलेक्ट्रॉन एनर्जी एमिट करना चाहिए। और अगर ऐसा है तो इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिट की रेडियस कंटिन्यूअसली रिड्यूस होती जानी चाहिए, रिड्यूस होती जानी चाहिए। क्यों होती जानी चाहिए? इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी क्या होती है? इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी होती है उसकी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी होती है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। और अगर हम इन दोनों का सम करें, आगे हम करेंगे भी, तो इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी नेगेटिव होती है। इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी नेगेटिव होती है। अब आप मुझे बताएं, अगर कोई सिस्टम जिसमें टोटल एनर्जी नेगेटिव है, किसी इंस्टेंट पर अगर वो सिस्टम अपने में से पॉजिटिव एनर्जी निकाल रहा है तो उसकी नेगेटिव एनर्जी पर क्या फर्क पड़ेगा? अगर कोई सिस्टम
अपने में से पॉजिटिव एनर्जी और निकाल रहा है, तो उसकी नेगेटिव एनर्जी पर क्या फर्क पड़ेगा? इज नेगेटिव एनर्जी इंक्रीजेस और रिड्यूसेस? थोड़ा बता दें। increase, तो अगर increase, अगर पॉजिटिव एनर्जी निकाल रहा है, अपने में से पॉजिटिव एनर्जी एमिट कर रहा है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तो सिस्टम की नेगेटिव एनर्जी और बढ़ती जाएगी और बढ़ती जाएगी, क्योंकि पॉजिटिव निकल रहा है तो नेगेटिव एनर्जी बढ़ती जाएगी। और आपको एक फॉर्मूला पता है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का, कि Q1 Q2 अपॉन R12, है ना। जब इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस की बात करते हैं तो Q1 हो जाता है प्लस ZE, गाइस दिख रहा है, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है माइनस E। तो जब आप इलेक्ट्रॉन के लिए करते हैं और ऑर्बिट की रेडियस हम मान लेते हैं R ही आता है ना, एनर्जी का फॉर्मूला है, तो ये हो जाएगा माइनस KZE² अपॉन R। तो ध्यान दें, अगर इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव एनर्जी एमिट कर रहा है तो उसकी नेगेटिव एनर्जी बढ़नी चाहिए, और नेगेटिव एनर्जी कब बढ़ेगी? जब R की वैल्यू कम होती जाएगी, कम होती जाएगी, कम होती जाएगी। तो ऑर्बिट की रेडियस जैसे जैसे कम होती जाएगी वैसे वैसे ये नेगेटिव एनर्जी बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। तो अगर रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स रेडिएट करता है, जो कि बोर नहीं बता पाया, क्लासिकल थ्योरी के अकॉर्डिंग, पुरानी थ्योरी के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रेडिएट करता ही रहना चाहिए, और उसके ऑर्बिट की रेडियस रिड्यूस होती जानी चाहिए। क्यों रिड्यूस होती जानी चाहिए? क्योंकि पॉजिटिव एनर्जी अगर एमिट कर रहा है तो नेगेटिव एनर्जी बढ़ती जानी चाहिए, और वो कब बढ़ेगी? जब ऑर्बिट की रेडियस कम होती जाएगी। और अल्टीमेटली मतलब फाइनली इलेक्ट्रॉन कहाँ पर गिर जाना चाहिए? अगर ये ऑर्बिट है तो ऑर्बिट की रेडियस रिड्यूस होती जाएगी, रिड्यूस होती जाएगी, और फाइनली इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस में गिर जाना चाहिए जब उसकी एनर्जी बिल्कुल मैक्सिमम नेगेटिव हो जाएगी, है ना, पॉजिटिव है ही नहीं। तो अल्टीमेटली इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस में गिर जाना चाहिए, और अगर सारे ही इलेक्ट्रॉन ऐसा करेंगे तो एटम फिनिश, एटम डिस्ट्रॉय। तो एटम स्टेबल नहीं होना चाहिए, अनस्टेबल होना चाहिए। बट इसके ऑपोजिट हम जानते हैं, पूरा यूनिवर्स हम रोज देख रहे हैं हमारे चारों तरफ, जो जैसा है वैसा ही है। इसका मतलब एटम्स कैसे पार्टिकल्स होते हैं? स्टेबल पार्टिकल्स होते हैं, स्टेबल पार्टिकल्स होते हैं। ओनली रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन कभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट नहीं करता है, ऐसा कुछ रदरफोर्ड एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। स्टार्टिंग करते हैं। डायग्राम आप राइट साइड में बना सकते हैं, डायग्राम आप राइट साइड में बना सकते हैं। ऐसा कुछ में भी आपने जूनियर क्लासेस में भी पढ़ा होगा आई थिंक। तो स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं। दो ड्रॉबैक्स पढ़ने हैं। पहला है रिगार्डिंग स्टेबिलिटी ऑफ एटम। ये आवाज नहीं आई, इसमें टाइम लग गया क्या? यस सर। एक दो और स्टार्ट कर सकते हैं ना? यस yes, सर। sir. यस सर। तो फिर स्टार्ट कीजिए। देखिए, अकॉर्डिंग टू classical theory of electromagnetic wave, according to classical theory of electromagnetic wave, classical theory of electromagnetic wave, an accelerated electron produces electromagnetic wave. An accelerated electron produces electromagnetic wave.
स्क्रीन दिख रही है आप लोगों को? हेलो, अच्छा ठीक है। Yes, An sir. accelerated electron produces electromagnetic wave. फुल स्टॉप। तो हमने बता दिया क्लासिकल थ्योरी जो पुरानी थ्योरी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की, उसके अकॉर्डिंग क्या होता है। आगे फुल स्टॉप के बाद लिखिए, लिखिए about the nucleus of an atom, about the nucleus of an atom, about the nucleus of an atom, revolving electrons should be emit energy, in the form of electromagnetic wave, should be emit energy in the form of electromagnetic wave, and their radius of orbits, radii कर देना plural, and their radii of orbits continuously decreasing, and their radii of orbits continuously decreasing, and ultimately electron should fall, in the nucleus of atom, thus atoms are इसमें ऐसे लिखिए, thus atoms should be unstable particles, thus atoms should be unstable particles, okay, आगे लिखिए, but opposite to it we all know atoms are, but opposite to it we all know atoms are stable particles, but opposite to it we all know atoms are stable particles, full stop. Rutherford could not explain, सर एक बार बट अपोजिट टू इट क्या आगे बता। but opposite to it we all know atoms are stable particles, full stop. Rutherford could not explain stability of atoms, तो रदरफोर्ड एटम्स की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर सका था, रदरफोर्ड could not explain the stability of atoms, ओके। तो कुछ सीक्वेंस में पैराग्राफ को ध्यान रखना है। सबसे पहले किसकी बात करते हैं हम, क्लासिकल थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अकॉर्डिंग एक्सेलरेटेड चार्ज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस करना चाहिए पुरानी थ्योरी के अकॉर्डिंग। इलेक्ट्रॉन अगर ऑर्बिटिंग कर रहा है तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन को भी कंटिन्यूअसली
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रेडिएट करना चाहिए, एमिट करना चाहिए। अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एमिट करेगा तो पॉजिटिव एनर्जी जब निकलती जाएगी तो खुद की नेगेटिव एनर्जी बढ़ती जाएगी। दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन की रेडियस, ऑर्बिटिंग रेडियस कम होती जानी चाहिए और फाइनली अल्टीमेटली वो न्यूक्लियस में ही गिर जाना चाहिए। और सभी इलेक्ट्रॉन पर यही बात फॉलो करेगी। तो सारे इलेक्ट्रॉन जब एटम में गिर जाएंगे तो एटम डिस्ट्रॉय, एटम अनस्टेबल होना चाहिए बट होता तो नहीं है। रदरफोर्ड के अकॉर्डिंग होना चाहिए बट होता तो नहीं। तो रदरफोर्ड उस टाइम पर इस बात को एक्सप्लेन नहीं कर सका था, तो ड्रॉबैक में काउंट होती है ये बात। सेकंड लिखिए, रिगार्डिंग एक्सप्लेनेशन ऑफ सेकंड पॉइंट, of line spectrum, regarding explanation of line spectrum, okay. अब एक और बात, रदरफोर्ड के जो पॉस्टुलेट हैं, पॉस्टुलेट तो नहीं कहेंगे, रदरफोर्ड का जो एटॉमिक मॉडल है उसमें उसने 4 पॉइंट्स हमें बताए थे। तो आप मुझे बताएं कौन से नंबर का वो पॉइंट है जिसमें रदरफोर्ड ने कहा था इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस इन ऑल पॉसिबल रेडियस। 1 2 3 कौन सा था? सेकंड, फोर्थ या फर्स्ट? सर फोर्थ। फोर्थ नंबर में कहा था, है ना, न्यूक्लियस के अबाउट इलेक्ट्रॉन हर पॉसिबल रेडियस में, हर पॉसिबल रेडियस के ऑर्बिट में रिवॉल्व करते रहते हैं, ऐसा कहा था ना। ऑल पॉसिबल होना चाहिए, ऑल पॉसिबल रेडियस। ओके, तो यहाँ पर एक गड़बड़ और कर दी। अगर ऑल पॉसिबल रेडियस होगी तो जो ट्रांजिशन होता है इलेक्ट्रॉन का हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट, लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट, वो ट्रांजिशन का जो एनर्जी लेवल है वो एनर्जी लेवल ऑल पॉसिबल एनर्जी लेवल होंगे। अगर एनर्जी लेवल ऑल पॉसिबल होंगे तो फोटॉन्स जो इमिट होंगे उनकी फ्रीक्वेंसी भी ऑल पॉसिबल फ्रीक्वेंसी होगी। तो यहाँ पर एक गड़बड़ हो गई थी, जबकि बाद में पता लगा कि ऑर्बिट्स क्लासिफाइड होते हैं, है ना। ऑल पॉसिबल ऑर्बिट नहीं होते हैं, क्लासिफाइड ऑर्बिट होते हैं। चलिए सेकंड ड्रॉबैक के बारे में लिखना स्टार्ट कीजिए। देखिए, अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड, electrons revolves around the nucleus. According to Rutherford, electrons revolves around the nucleus in the orbits of all possible radii. In the orbits of all possible radii. In the orbits of all possible radii. Thus the electromagnetic spectrum, ब्रैकेट में लिखना एमिशन स्पेक्ट्रम, ब्रैकेट में लिखना एमिशन स्पेक्ट्रम। ये एमिशन स्पेक्ट्रम ही होता है जो एमिट करता है ना। शुड बी continuous in nature, should be continuous in nature, should be continuous in nature, but experimentally we always receives, but experimentally we always receives line spectrum, we always receives line spectrum,
देखिए आगे, रदरफोर्ड could not explain, Rutherford could not explain the line spectrum. Rutherford could not explain the line spectrum. तो इसको थोड़ा सा और बता देता हूं मैं। अगर न्यूक्लियस के अबाउट ऑल पॉसिबल ऑर्बिट्स हुई, मैं ऑर्बिट्स नहीं बता रहा, मैं डॉट डॉट दिखा रहा हूँ, हर पॉसिबल ऑर्बिट है, हर पॉसिबल ऑर्बिट है, बहुत सारे। तो इलेक्ट्रॉन किसी भी लेवल से किसी भी लेवल में ट्रांजिशन ले सकता है, हर पॉसिबल ऑर्बिट है, हर ऑर्बिट अपने आप में एक एनर्जी लेवल होता है, तो इलेक्ट्रॉन कहीं से भी कहीं आ सकता है। तो जो इलेक्ट्रॉन फोटोन एमिट करेगा, है ना, उस फोटोन की हर पॉसिबल एनर्जी होगी, और हर पॉसिबल एनर्जी होगी तो हर पॉसिबल फ्रिक्वेंसी होगी, और हर पॉसिबल फ्रिक्वेंसी अगर होगी एमिशन स्पेक्ट्रम में, तो स्पेक्ट्रम को माना जाएगा कंटिन्यूअस। बट ऐसा नहीं होता। इलेक्ट्रॉन एटम से जो एमिशन स्पेक्ट्रम रिसीव होता है, एक्सपेरिमेंट्स बताते हैं कि वो लाइन स्पेक्ट्रम होता है। कुछ पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसीज होती है, जैसे एक ग्रुप है फ्रिक्वेंसी का, ये दूसरा ग्रुप है, ये तीसरा ग्रुप है, इसके बीच में और कोई फ्रिक्वेंसी नहीं होती है, तो ये कंटिन्यूअस नहीं है, ये लाइन स्पेक्ट्रम है। और इसको एमिशन स्पेक्ट्रम क्यों बोलते हैं? लाइक आपने किसी चैम्बर में किसी गैस के एटम्स को रखा हुआ है, आपने उस चैम्बर में बाय हीटिंग किसी भी मोड से एनर्जी ट्रांसफर कर दी, तो एटम्स के इलेक्ट्रॉन्स को वो हीट एनर्जी मिलेगी, और हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करके एटम्स कहाँ से कहाँ चले जाते हैं, लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट पे चले जाते हैं, और परमानेंटली वहां नहीं रहते, वो वापस अपनी ग्राउंड स्टेट में आते हैं और फोटोन की फॉर्म में एनर्जी एमिट करते हैं। तो अगर ऑर्बिट्स क्लासिफाइड नहीं हैं, ऑल पॉसिबल ऑर्बिट्स हैं, तो ऑल पॉसिबल एनर्जी होगी फोटोन की, और ऑल पॉसिबल फ्रिक्वेंसी होगी, और कंटिन्यूअस होना चाहिए स्पेक्ट्रम रदरफोर्ड के अकॉर्डिंग। बट एक्सपेरिमेंट्स बताते हैं कंटिन्यूअस नहीं होता है, ऑलवेज लाइन स्पेक्ट्रम ही होता है। ठीक है, तो ये दो ड्रॉबैक्स आपको लर्न करने हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो जे थॉमसन की बात हो गई स्टार्टिंग में, रदरफोर्ड का एक पूरा एक बड़ा सा टॉपिक था, कंप्लीट किया। कहाँ से स्टार्ट करते हैं? रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट से, देन रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल से, देन रदरफोर्ड के ड्रॉबैक्स। तो तीनों दिमाग में रखना है, और एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप। ओके, नेक्स्ट अब बोर ने क्या कहा था उसकी बात कर लेते हैं। काफी कुछ करेक्शन कर दिया था बोर ने, देखिए। Bohr's postulates of hydrogen atom, Bohr's postulates for hydrogen atom। हाइड्रोजन एटम के लिए बोर ने अपने कुछ postulates दिए थे। तो बोर के कुछ postulates हैं जो आप सभी को ऑलरेडी पता है, आप केमिस्ट्री में भी पढ़ते हैं, कुछ वही postulates हैं। ओके, स्टार्ट कर सकते हैं। यस सर। तो इसमें है ना, एक बात ध्यान है, जैसे आपसे कहें न्यूटन का है ना फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, तो आप फर्स्ट ही लिखेंगे, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन तो आप थर्ड ही लिखेंगे। तो यहाँ पर सीक्वेंस का इंपॉर्टेंस है। फर्स्ट पोस्टुलेट अपने आप में स्टैंडर्ड है, जैसे आपसे किरचॉफ से सेकंड रूल कहें तो आप लूप रूल बोलेंगे, फर्स्ट रूल कहें तो आप जंक्शन रूल बोलेंगे। तो फर्स्ट सेकंड जो नंबरिंग के साथ अटैच्ड है ना, सीक्वेंस हम ब्रेक नहीं कर सकते। तो यहाँ पर भी ऐसा ही है, सीक्वेंस ब्रेक नहीं कर सकते, फर्स्ट फर्स्ट ही होगा, सेकंड सेकंड ही है, थर्ड थर्ड ही है। ये कोई प्रॉपर्टीज नहीं है कि ऑर्डर हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो लिखिए बोर्स फर्स्ट पोस्टुलेट।
बोर्स फर्स्ट पॉस्टुलेट, देखिए अकॉर्डिंग टू Bohr's first postulate, according to Bohr's first postulate, electrons revolves around the nucleus of atom. Electrons revolves around the nucleus of atom in circular orbits, in circular orbits, in circular orbits, comma, for which the necessary centripetal force, for which the necessary centripetal force, ये सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है क्या mv स्क्वायर किसके लिए? फॉर सर्कुलर मोशन, यूनिवर्स में कहीं भी सर्कुलर मोशन हो रहा है तो कोई ना कोई ऐसा सोर्स होता है जो क्या प्रोवाइड करता है, mv स्क्वायर अपॉन आर, नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। इसमें m तो मास है, v स्क्वायर अपॉन r को आप कहते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, तो ये हो जाता है सेंट्रीपिटल फोर्स। तो आगे बढ़ते हैं, एंड करते हैं इसको। क्या लिखा? फॉर विच ऐसा कुछ लिखा है, फॉर विच द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स, देखिए प्रोवाइडेड बाय, फॉर विच द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय electrostatic attraction force, provided by electrostatic attraction force, electrostatic attraction force of the nucleus, of the nucleus, of the nucleus of atom, पूरा लिख देना, of the nucleus of atom, full stop। That is electrostatic force equal to centripetal force। तो ये centripetal force कहाँ से मिलता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स से। फॉर्मूला देखें तो एक जनरल फॉर्मूला होगा ये, हाइड्रोजन एटम के लिए तो बाद में हम इसको और बना देंगे। तो Fe क्या होगा? K ZE E अपॉन R स्क्वायर। अगर कोई इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अबाउट r रेडियस के ऑर्बिट में रिवॉल्विंग कर रहा है तो न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस कितना हो गया? m v स्क्वायर अपॉन r। इसको समझे, m इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, v इज द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन, r ऑर्बिट कर रहा है, r रेडियस की ऑर्बिट में ऑर्बिटिंग कर रहा है। तो इतना आप लिख सकते हैं। k की वैल्यू की अगर बात करें तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Z E स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर, तो इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन r। ठीक है, तो फिजिक्स तो यहाँ पर थी, उसके बाद तो फॉर्मूलाज आ जाते हैं कि Fe प्रोवाइड करता है इलेक्ट्रिक फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है। तो याद हो जाएगा, बोर के अकॉर्डिंग नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स कहां से मिलता है इलेक्ट्रॉन्स को? न्यूक्लियस के अट्रैक्शन फोर्स से। सेकंड पोस्टुलेट की बात करते हैं। सेकंड पोस्टुलेट, तो सेकंड पोस्टुलेट में बोर ने, ध्यान दें, सेकंड पोस्टुलेट में बोर ने रदरफोर्ड के एक ड्रॉबैक को न्यूट्रलाइज कर दिया, करेक्ट कर दिया, है ना? क्या रदरफोर्ड ने कहा था? ऑल पॉसिबल रेडियस, ऑल पॉसिबल रेडियस, ऑल पॉसिबल ऑर्बिट्स, ऐसा कुछ कहा था। बट बोर ने बताया कि न्यूक्लियस के अबाउट, सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यही थी। यहां से समझ लो क्वांटम थ्योरी स्टार्ट हो जाती है। क्वांटम थ्योरी, क्लासिकल थ्योरी के अकॉर्डिंग ऑर्बिट्स, ऑल पॉसिबल ऑर्बिट्स होते हैं, बट बोर के अकॉर्डिंग न्यूक्लियस के अबाउट जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स करते हैं वो ऑल पॉसिबल ऑर्बिट्स में नहीं होते हैं, कुछ क्लासिफाइड ऑर्बिट्स ही होती है। और वो क्लासिफाइड ऑर्बिट किस बेसिस पर होती है वो बोर ने बताया था। तो लिखिए,
Bohr's second postulate. Bohr's second postulate, इसमें लिखिए according to Bohr's second postulate, according to Bohr's second postulate, electrons revolves around the nucleus of atom, around the nucleus of atom in only those orbits, in only those सर orbits. वापस रिपीट करना। वापस सुन लें। According to Bohr's second postulate, electrons revolves, भाई आवाज आपके उधर से बंद कर लें, म्यूट कर लें। Electron revolves around the nucleus of atom. क्या चक्कर है? Electron revolves around the nucleus of atom in only those orbits, in only those orbits, in only those orbits in which their angular momentum, in which their angular momentum, therefore electrons, in which their angular momentum is integral multiple of, angular momentum is integral multiple of integral h multiple over 2 of pi, h upon 2 pi, full stop. That is IE, that is MVR क्या होता है? तो MV होता है लीनियर मोमेंटम, MV होता है लीनियर मोमेंटम, बट MVR होता है एंगुलर मोमेंटम, P into R होता है एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। और अकॉर्डिंग टू बोर क्या होना चाहिए ये? इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2 पाई, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2 पाई। तो यहाँ स्मॉल n जो है ये कोई इंटीजर है, और इंटीजर में भी 0 से स्टार्ट नहीं होता है, n 1 से स्टार्ट होता है। ऑर्बिट का नंबर 1 से ही स्टार्ट होगा, आप कहते हैं ना होल नंबर, है ना। तो ये n क्या है? इंटीजर है, और वो भी कौन सा? जो 0 से स्टार्ट नहीं होकर 1 से स्टार्ट होता है। तो यहाँ लिख सकते हैं here n equal to 1, 2, 3 and so on। जरूर लिखना n क्या है? 1, 2, 3 and so on। तो यहाँ से एक तरह से क्वांटम थ्योरी स्टार्ट हो जाती है। h क्या होता है आपको पता है? प्लैंक कांस्टेंट, प्लैंक कांस्टेंट। ओके, तो बोर के फर्स्ट पोस्टुलेट की बात हो गई, सेकंड पोस्टुलेट की बात भी हो गई। अब थर्ड देखिए, बोर्स थर्ड पोस्टुलेट, बोर्स थर्ड पोस्टुलेट। हाँ भाई, तो आप में से काफी बच्चों को पता होगा सारे ही पोस्टुलेट, बट ओनली हल्का फुल्का याद है ये नहीं चलेगा, कंप्लीटली एग्जैक्टली परफेक्टली सब कुछ अच्छे से होना चाहिए। ओके, तो थर्ड पोस्टुलेट में बोर्ड ने क्या बताया था कि इलेक्ट्रॉन जब एनर्जी एब्जॉर्ब करके, किसी भी एक्सटर्नल सोर्स से एनर्जी एब्जॉर्ब करके नॉर्मल लोअर ऑर्बिट से, लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में ट्रांजिशन लेता है, ठीक है, तो वो बहुत थोड़े मोमेंट के लिए हायर एनर्जी लेवल में रहता है और वापस कहाँ आता है? अपने ग्राउंड लेवल पर। और क्या एमिट करता है? एनर्जी। तो वो जो एनर्जी एमिट करता है इलेक्ट्रॉन,
वो फोटोन की फॉर्म में इमिट करता है, और फोटोन की जो एनर्जी होती है वो दोनों एनर्जी लेवल के डिफरेंस के इक्वल होती है। अगर मैं कहूँ हायर एनर्जी लेवल का वैल्यू है E2, लोअर एनर्जी लेवल का वैल्यू है E1, तो इलेक्ट्रॉन की हायर एनर्जी लेवल में एनर्जी है E2, इलेक्ट्रॉन की लोअर एनर्जी लेवल में टोटल एनर्जी है E1, तो E1 और E2 का जो डिफरेंस होगा वही फोटोन की एनर्जी होगी। ऐसा कहा था बोर ने, ऐसा कहा था बोर ने। तो जो लाइन स्पेक्ट्रम वाली बात है वो भी यहाँ पर करेक्ट कर दी थी बोर ने। रदरफोर्ड का एक और ड्रॉबैक था, लाइन स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन नहीं कर सका था, बट बोर की जो क्लासिफाइड ऑर्बिट्स हैं उससे लाइन स्पेक्ट्रम वाली बात भी काफी हद तक करेक्ट हो गई। ओके गाइस, लिखिए अकॉर्डिंग टू बोर्स थर्ड पोस्टुलेट, according to Bohr's third postulate, when electron makes transition from a higher orbit to a lower orbit, when electron makes a transition from a higher orbit to a lower orbit, then from a higher orbit to a lower orbit, then it emits energy, in the form of photon, फुल स्टॉप। ये हाफ हुआ है ना। तो एक बात बोर्ड ने ये बताई कि जब भी इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में ट्रांजिशन लेता है तो फोटोन की फॉर्म में एनर्जी इमिट करता है। फोटोन की वो एनर्जी किसके इक्वल होती है? दोनों एनर्जी लेवल के डिफरेंस के इक्वल होती है। आगे लिखिए, द एनर्जी ऑफ द फोटोन, द एनर्जी ऑफ एमिटेड फोटोन, ऐसे लिखना, द एनर्जी ऑफ एमिटेड फोटोन is equal to, the energy of emitted photon is equal to difference of energy level, is equal to difference of energy level। इसमें ऐसे लिखिए, is equal to difference of the two energy levels। The energy of photon is equal to difference of the two energy levels, that is E equal to E2 minus E1, h nu equal to E के प्लेस पर h nu equal to E2 माइनस E1। तो E2 है हायर एनर्जी लेवल जहां से इलेक्ट्रॉन आता है, E1 है लोअर एनर्जी लेवल जहां पर पहुंच जाता है, जहां से आता है जहां पहुंचता है। इन दोनों के डिफरेंस के तो यहाँ मैंने डायग्राम में भी दिखाया है। हायर एनर्जी में इस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी E2 है और यहाँ पर टोटल एनर्जी E1 है। E2 भी नेगेटिव होती है, E1 भी नेगेटिव ही होती है, आगे की बात बता रहा हूँ, बट E1 ज्यादा नेगेटिव होती है, E2 कम नेगेटिव होती है। अगर E1 ज्यादा नेगेटिव है, E2 कम नेगेटिव है, E1 ज्यादा नेगेटिव है, E2 कम नेगेटिव है। वापस सुन लीजिए, E1 ज्यादा नेगेटिव है, E2 कम नेगेटिव है। इन दोनों के बीच में कौन सा सिंबल आएगा? इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन। E1 ज्यादा नेगेटिव है, E2 कम नेगेटिव है, तो एक्चुअल में कौन ज्यादा है इतना बता दो। ये ज्यादा है या ये ज्यादा? एक्चुअल में ये ज्यादा है। आपने बचपन में नंबर लाइन पढ़ी होगी ना, आपसे कहे -7 -5 में से कौन बड़ा है? उल्टा लिख दिया है ना, -5 -7, इनमें से कौन बड़ा है? ऑब्वियसली -5 बड़ा है। अगर आप ये बात समझ जाएं तो आप ये बात भी समझ जाएंगे। तो E1 मोर नेगेटिव है E2 के कंपैरिजन में, जैसे -7 ज्यादा नेगेटिव है -5 के कंपैरिजन। तो एक्चुअल में बड़ा कौन है? अगर मैं यहाँ पर
किसी लाइन में 0 भी लिख दूं तो 0 एक्चुअल में इन दोनों से भी बड़ा है, एक्चुअल में नेगेटिव तो नहीं है। तो अगर किसी इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी की बात करें तो वो नेगेटिव ही होती है। हम नेक्स्ट क्लासेस में ये बात करेंगे, ठीक है। तो अभी टाइम देख लें, अभी हमारे पास 5 to 10 मिनट्स हैं। भाई सुनिए, कल आपका एक टेस्ट हुआ था, उस टेस्ट में 10 क्वेश्चंस थे। फटाफट मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। कुछ बच्चों ने तो 10 के 10 क्वेश्चन एग्जैक्ट परफेक्ट सही कर दिए थे, और मैंने आपको आंसर सेंड भी किए हैं। आपको किसी में कोई डाउट हो तो बताइए। जैसे सेकंड क्वेश्चन कुछ बच्चों ने सही किया, कुछ ने नहीं किया। कुछ बच्चे हैं जिन्होंने कंप्लीट सही किए, लाइक एक आया था चिरायु गौर, यश गर्ग, नेहा कृपलानी, 10 out of 10 कंप्लीट करेक्ट 100%। कुछ ने 9 भी सही किए और कुछ ने बहुत खराब काम भी किया। 2-2 3-3 क्वेश्चन ही सही थे कुछ के। सेकंड क्वेश्चन, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन में तो कुछ भी नहीं है ना। पावर फैक्टर कितना होता है? तो पावर फैक्टर cos फाई होता है। रेजोनेंस की कंडीशन में फाई 0 होता है, तो पावर फैक्टर कितना होता है? 1 होता है। मोस्ट ऑफ ने सही किया। द वैल्यू ऑफ रेशियो ऑफ मीन, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, तो आई आर एम एस क्या होता है? आई आर एम एस होता है आई थिंक आई नॉट बाय रूट 2, सही बात। और आई एम मीन वैल्यू इन हाफ साइकिल क्या होती है? तो वो होती है 2 बाय पाई आई नॉट, सही बात। तो आपसे इन दोनों का रेशियो पूछा था, आई आर एम एस और आई मीन। आई आर एम एस अपॉन आई मीन क्या होगा? तो आई नॉट से आई नॉट कैंसिल है ना, तो ये क्या आएगा? पाई अपॉन 2√2, पाई अपॉन 2√2। देखिए डिवाइड का डिवाइड कौन डिवाइड में है? आई मीन, ट्रू। तो ये आंसर होना था। विच फिजिकल क्वांटिटी रिमेन्स अनचेंज इन ट्रांसफॉर्मर, बताइए। फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती। क्या क्या चेंज हो जाता है भाई? वोल्टेज को चेंज करता है ट्रांसफार्मर। अब वोल्टेज को चेंज करता है तो करंट चेंज हो जाता है, करंट चेंज होता है, वोल्टेज चेंज होता है। अब हम कहते हैं कुछ एनर्जी लॉस भी होता है। एनर्जी लॉस होता है तो हम पावर को कांस्टेंट नहीं मानते। आइडियल केस में पावर कांस्टेंट हो सकता है, बट पावर को कांस्टेंट नहीं मानते। पावर तो मैंने ऑप्शन में भी नहीं दिया था वैसे, और ऑप्शन में क्या था? करंट था, वोल्टेज था, फ्रीक्वेंसी था, और नन ऑफ दिस। तो जो भी है इसका आंसर होगा फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती है ना। और भी अच्छे क्वेश्चंस थे कुछ। एक डिवाइस है एक्स है ना, और वो किसी एसी सर्किट से कनेक्टेड है, ठीक है। और अब हो क्या रहा है? करंट आगे है वोल्टेज से, करंट का फेज आगे है वोल्टेज के फेज से। तो इसका मतलब सर्किट में कौन कनेक्टेड है? कैपेसिटर होगा, बिल्कुल। आपको याद है जब हम फेजर डायग्राम बनाते हैं तो करंट को इधर ले लेते हैं, वीएल को इधर ले लेते हैं, वीसी को इधर ले लेते हैं। जिस डायरेक्शन में करंट होता है उसी डायरेक्शन में वीआर होता है। तो यहाँ पर इन दोनों पॉइंटर को देखिए, है ना। जब कैपेसिटर के वोल्टेज की फेज नेगेटिव में है तो करंट की पॉजिटिव में है, तो कौन लीड कर रहा है? करंट लीड कर रहा है वीसी से। तो कैपेसिटर के केस में ऐसा होता है। फिर इन अ सर्किट कैपेसिटर allowed to pass AC, allowed to pass AC। कैपेसिटर डीसी को तो ब्लॉक कर देता है, डीसी को तो ब्लॉक कर देता है, और एसी को पास होने देता है, एसी को पास होने देता है। Yes, sir. एसी को ही पास होने देता है, ठीक है। सिक्स्थ, इन एन एसी सर्किट द फेज ऑफ, ये अच्छा क्वेश्चन था, द फेज ऑफ करंट लैग्स बिहाइंड द फेज ऑफ वोल्टेज by the phase angle pi by 3, then the elements which connected in the circuits are। कौन से दो एलिमेंट कनेक्टेड होंगे? तो कौन किसको लीड कर रहा है? तो पहले तो वो देखिए, करंट लैग्स बिहाइंड, करंट पीछे है, वोल्टेज आगे है, ठीक है। तो लीजिए, ये है करंट आरएल और ये है सर्किट। वोल्टेज, है ना। करंट इज लैग्स बिहाइंड, करंट पीछे है, तो ये फेज डिफरेंस है, वोल्टेज आगे है। ऐसा कब होता है? मान लेते हैं यहाँ पर है वीआर, होता ही है ना, जिस डायरेक्शन में करंट होता है उसी डायरेक्शन में वीआर होता है, सेम फेज में होता है। और इस डायरेक्शन में कौन होता है? वीएल होता है या वीसी होता है?
आवाज नहीं आई, VL होता है ना, पढ़ लेना। इस डायरेक्शन में हम लेते हैं VC। तो ऑब्वियसली इन दोनों का VR को देखें और VL को देखें, इन दोनों का रिजल्टेंट मिड से पास होगा। मिड से होगा तो π/3 तो एक्यूट एंगल ही होता है ना। तो ये एक्यूट एंगल कब होगा, ये π/3 मतलब एक्यूट एंगल कब होगा, जब VL होगा VR होगा, VC नहीं होगा। VL और VR ही होने चाहिए। और VL और VR कब होंगे, जब सर्किट में इंडक्शन कॉइल हो और सर्किट में रेजिस्टेंस हो। तो इंडक्शन कॉइल रेजिस्टेंस ये दोनों होनी चाहिए, या रेजिस्टेंस इंडक्शन कॉइल जो भी है। हाँ भाई, एक 7th क्वेश्चन था, 7th चैप्टर ऑल्टरनेटिंग करंट है। तो 7th क्वेश्चन मैंने एक ऑल्टरनेटिंग करंट की इक्वेशन आपको सेंड की थी, I इक्वल टू, अब वो क्या थी इक्वेशन, इसमें तो नहीं दिख रही है, किसी को पता है? 16 sin 100 pi t। यहाँ कुछ और तो नहीं था, यही था ना। अब आइडियल केस क्या होता है, मतलब एक स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होता है, I इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी, बस इससे इक्वेट करना था आपको। अब ओमेगा क्या होता है, ओमेगा होता है 2πf। तो 2πf कितना है, 100 पाई। ध्यान दे, 2πf कितना है, ओमेगा, और ओमेगा क्या होता है, ठीक है। तो f कितना आ गया गाइस, 50 हर्ट्ज, थोड़ा बताएं। f Yes, sir. 50 हर्ट्ज आ रहा है ना, f 50 हर्ट्ज है। और पीक वैल्यू कितनी है, 60 है, 60 एम्पियर, पीक वैल्यू 60 एम्पियर है। तो आरएमएस वैल्यू कितनी हो जाएगी, 30√3, 30√2। आरएमएस वैल्यू पूछी थी क्या? Yes, sir. 7th क्वेश्चन है, मैं देख लेता हूँ, पता नहीं, बताइए इसमें पूछा क्या था, IRMS पूछा था या IRMS ही पूछा था, है ना? यस, IRMS ही पूछा था। तो IRMS क्या होगा, 30√2, 60 डिवाइडेड बाय √2, एक तो ये और एक ये, तो ये दोनों आंसर थे। 30√2 50 हर्ट्ज, तो कौन सा आंसर सही था, बी सही था इसका। यूनिट ऑफ रूट LC, मोस्ट ऑफ ने सही किया, अभी बता सकता है कोई? सेकंड। यूनिट ऑफ रूट LC सेकेंड, क्योंकि आपको एक फॉर्मूला पता है, F इक्वल टू 1/2 पाई रूट LC, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। अब फ्रीक्वेंसी की यूनिट होती है सेकेंड इनवर्स, तो ये जो रेशियो है इसकी यूनिट भी सेकेंड इनवर्स होनी चाहिए। तो फिर ऊपर लेके आएंगे तो सेकेंड इनवर्स क्या हो जाएगा, परफेक्ट सेकेंड। डी ऑप्शन इज करेक्ट। 9th, एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपेगेट्स इन x डायरेक्शन। एक बार याद है वो पेपर से आपको x y z सब बता रहे थे। तो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन है x डायरेक्शन के अलोंग, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर y डायरेक्शन के अलोंग है। तो अब कौन सी डायरेक्शन बची, z डायरेक्शन। तो x z प्लेन होगा, है ना, इस डायरेक्शन में। आपको याद होगा मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में है, x z प्लेन में। लास्ट, an electromagnetic wave does not carry Electric charge. चार्ज, है ना। भाई कुछ बच्चे वो इंफॉर्मेशन सोच रहे थे, तो आप जानते हैं अभी हमारा जो कम्युनिकेशन चल रहा है ना, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से ही चल रहा है, और इंफॉर्मेशन आ जा रही है। मैं कुछ यहाँ बोल रहा हूँ, आप भी कुछ बोल रहे हैं, तो इंफॉर्मेशन कैरी करती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। डिफरेंट डिफरेंट फ्रीक्वेंसी, डिफरेंट डिफरेंट फ्रीक्वेंसी, डिफरेंट एक तरह से इंफॉर्मेशन। हर इंफॉर्मेशन की अपनी एक फ्रीक्वेंसी होती है। ओके गाइस, तो आगे पढ़ते हैं कल चैप्टर। अब इंटरेस्टिंग होगा हमारा एटम जो चल रहा है। थैंक यू स्टूडेंट्स, गुड डे।